चंबल में डाकुओं की पहली पीढ़ी। जब डाकू मानसिंह के गिरोह ने शुरुआत की थी, भारत अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था। मानसिंह गिरोह अंग्रेजों और जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ तैयार हुआ था। मानसिंह ने हथियार उठाए और कई बागी उसके साथ हो लिए। 1947 में देश आजाद हुआ तो आम जनता के साथ चंबल के डाकुओं ने भी आजादी का जश्न मनाया। कई किलो लड्डू बांटे और देश की प्रगति की कामना की, ये सोचकर कि अब शोषण और अन्याय बंद होगा, उनकी घर वापसी होगी, उन्हें बेहद से छुटकारा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुख की बात तो ये थी कि बागियों को देश की मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया। उन्हें अंग्रेजी राज की तरह असामाजिक और डाकू माना गया। आजादी के बाद भी उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई जारी रही, जबकि ऐसे कई कुख्यात अपराधी जो अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाते हुए गिरफ्तार हो गए थे, उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान मिला। आजादी के कई साल बाद तक डाकू गिरोह सरकार की ओर से आशा भरी नजरों से देखे रहे, इंतजार करते रहे कि उन्हें आत्मसमर्पण करवाकर आम आदमी की तरह सामान्य जिंदगी में लौटने दिया जाएगा। 1955 में डाकू मानसिंह की मौत के बाद पहले डाकू रूपा और फिर लोकमन दीक्षित उर्फ लुक्का नाम से कुख्यात को गैंग का मुखिया बनाया गया। लुक्का ने जिम्मेदारी उठाई और आतंक का दूसरा पर्याय बन गया। लोकमन दीक्षित पहली पीढ़ी के अंग्रेज विरोधी बागियों में से एक था। डाकू मानसिंह का गिरोह चंबल के बीहड़ों के आसपास से गुजरने वाले जमींदारों और अंग्रेज अफसरों को निशाना बनाया करता था। लुक्का डाकू के सरदार बनने के बाद गिरोह की नीतियों में बदलाव किया गया और अंग्रेजों को उनके घरों में घुसकर लूटा जाने लगा। हालात ये थे कि लुक्का डाकू का नाम सुनते ही अंग्रेजों की रूह कांप जाती थी। आगरा से ग्वालियर की तरफ जाने वाले अंग्रेज अफसर जब तक दहशत में रहते थे, तब तक कि वो ग्वालियर नहीं पहुंच जाते। कई बार डकैत लुक्का के गिरोह ने अंग्रेज अफसरों के आवासों में डकैतियां डाली। डकैत लुक्का अंग्रेजी शासन से सख्त नफरत करता था। चंबल में लुक्का का खौफ इतना था कि वो कभी पुलिस के हाथ नहीं आया। लुक्का डाकू को गिरोह का पृथ्वीराज चौहान कहा जाता था, क्योंकि उसके पास आवाज सुनकर सही निशाना लगाने की कला थी। कहा जाता था कि लुक्का की चलाई गोली कभी निशाने से नहीं चूकती थी। एक समय में चंबल इलाके में उसका अलग खौफ था। हालांकि लुक्का के गिरोह ने कभी गरीब लोगों को परेशान नहीं किया। मानसिंह के गिरोह के मुखिया बनने के बाद लुक्का ने उनके बनाए अनुशासन को डकैतों से सख्ती से पालन कराया। लोकमन का फरमान था कि कोई भी डकैत किसी महिला से संबंध नहीं रखेगा। डकैती के दौरान डकैत घर की किसी महिला को स्पर्श तक नहीं करेगा। डाकुओं को गिरोह चलाने के लिए बहुत सारे धन की जरूरत होती थी तथा लूटपाट करना मजबूरी बन गया था। जब लुक्का डाकू का आतंक चारों ओर फैला था, तब एक दिन वो भेष बदलकर एक बस्ती में गया। वहां उसकी भिड़ंत एक रिक्शे वाले से हो गई। रिक्शे वाले ने उसे टक्कर मार दी। इसके बाद वो उतरकर लुक्का को एक लात मारता हुआ आगे बढ़ गया। बस इस घटना ने लुक्का को पूरी तरह से बदल दिया। लुक्का को यह एहसास हो गया कि ये उसके बुरे कर्मों का फल है। जो एक रिक्शा वाला उसे लात मारकर चला गया और वो देखता रह गया। इस घटना ने उसे परिवर्तित कर दिया। 1960 में जब आचार्य विनोबा भावे ने डाकुओं से सच्चाई के रास्ते पर चलने की अपील की, तो डाकू लोकमन दीक्षित ने अपने गिरोह के साथ सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लोकमन दीक्षित चंबल घाटी का पहला डकैत था जिसने आचार्य विनोबा भावे के सामने भिंड में हथियार डाले थे। दूसरों की जिंदगी उजाड़ने वाले लुक्का डाकू की जिंदगी भी दुखों से भरी रही। बड़ा बेटा कैंसर से खत्म हो गया, जबकि छोटा बेटा अशोक सड़क दुर्घटना में जान गंवा बैठा। लोकमान का कहना था कि उसके साथ जो भी हुआ वो उसके बुरे कर्मों का परिणाम है। इसलिए बेटों की मौत से गमगीन हुए बगैर वो अंतिम समय तक नाती की परवरिश करता रहा। जीवन के अंतिम दिनों में लुक्का सरेंडर करने के बाद भिंड के जैन महाविद्यालय के पास अपने पुश्तैनी घर में रहता था। चंबल घाटी में अनुशासित डकैतों की परंपरा के आखिरी सरगना के तौर पर लोकमन दीक्षित नियम और परंपराओं को लेकर बहुत सख्त था। लुक्का से हमारी मुलाकात भिंड के उसके पुश्तैनी गांव में 2001 में हुई थी। 80 साल की उम्र में भी वो काफी बलवान और हष्ट पुष्ट था। लुक्का डाकू की इस बात पर शायद
तथाकथित पढ़े लिखे लोग यकीन नहीं करेंगे कि डकैतों के भी अपने आदर्श और सिद्धांत हुआ करते थे। 55 साल की उम्र में 25 सितंबर 2016 को लुक्का की मौत हो गई। मरते दम तक लुक्का को इस बात का दुख रहा कि देश को आजादी मिलने के बाद सरकार ने अंग्रेजों से बगावत करने वालों को उचित सम्मान नहीं दिया।